वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस ये डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को मैंने एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। इस वीडियो में जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बेसिकली इस चैप्टर के नोट्स हैं, यानी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या काम की चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, बस लास्ट के 2 पेजेस वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा का जो पार्ट है वो बेसिकली आगे के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है, यानी इस बुक के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो उसी के बारे में बात की गई है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं डिटेल में आपको चैप्टर्स में मिलेंगी ही आगे, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, थोड़ी सी भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारा भी मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। भाई चैप्टर का जो नाम है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या मतलब है ये इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस का। तो इसका आंसर आप ऐसे देना, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग फोकस्ड क्वेश्चंस। साइंस में इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि सबसे पहले तो आप चीज़ों को देखो, जब तक आप देखोगे ही नहीं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अब मान लो किसी ने रेनबो देखा ही नहीं कभी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम साइंस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो पहली चीज़ है देखना। कोई चीज़ हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई फिनोमिना आकर हो रहा है, तो उसको लुक करना, देखना। एंड आस्किंग फोकस्ड क्वेश्चंस, और फोकस्ड क्वेश्चन पूछना है। जैसे रेनबो का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो रेनबो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछना कि रेनबो में 7 कलर्स क्यों होते हैं, वो ऐसे कर्व शेप का क्यों होता है, रेनबो क्यों दिखाई पड़ता है। तो ये सारे फोकस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब मान लो किसी ने पूछा कि रेनबो अच्छा क्यों लगता है, तो ये कोई फोकस क्वेश्चन नहीं है। हाँ, रेनबो से रिलेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन का कोई मतलब है कि अच्छा क्यों लगता है। तो किसी चीज़ को देखना, फिर उससे रिलेटेड फोकस्ड क्वेश्चन पूछना, और सिर्फ ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ लो, खुद कुछ ना करो, बल्कि क्या करना है, एंड डिजाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और ऐसे वेज तैयार करो, ऐसे टूल्स, ऐसे मीन्स तैयार करो जिसके थ्रू आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करके उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सको। भाई साइंटिस्ट लोगों ने भी तो ऐसे ही आंसर ढूंढा, वो किसी से पूछने थोड़ी ना गए थे। लोगों ने खुद से ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटीज़ की, और उसके बाद उनको आंसर मिला। एंड देन यूज योर ऑब्जर्वेशंस टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। और फिर उस एक्सपेरिमेंट से होने वाले ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करो। यानी जो चीज़ एक्सपेरिमेंट करके आपको ऑब्जर्व होगी, उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो साइंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ये होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट डज द इमेज ऑफ अ रूट इन योर बुक सिंबलाइज। आपकी बुक के अंदर नीचे साइड पेज नंबर जहां दिया है वहां पर रूट का सिंबल बना होगा, पेड़ की जड़ का सिंबल होगा। तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, उसे क्या बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर ये होगा, द इमेज ऑफ अ रूट सिंबलाइज द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। अब पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर गहराई तक चली जाती है। ठीक उसी तरीके से हमें नॉलेज भी डीप हासिल करनी है, चीज़ों के बारे में डिटेल में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा कि ट्री की रूट उसके लिए फाउंडेशन का काम करती है, यानी उसका बेस है, उसी की वजह से पेड़ खड़ा है, वरना गिर जाए। इसी तरीके से इस बुक के थ्रू आपको जो नॉलेज दी जा रही है वो फाउंडेशन बनेगा आगे की चीज़ों के लिए। कोई नई चीज़ आप डिस्कवर करोगे, कोई चीज़ इन्वेंट करोगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, तो वो नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी। दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरमेंट, ट्रेडिशन एंड आवर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। जैसा कि ट्री की रूट उसको ज़मीन से जोड़े रहती है, उसी तरीके से इस बुक में हम जो नॉलेज हासिल करेंगे वो हमको इन्वायरमेंट से जोड़ेगी, हमारे जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उससे हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, और जो नेचुरल हेरिटेज है, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गई, ये जो नेचर वाली चीज़ें हैं, नेचर से हमको विरासत में मिली है, इनसे हम जुड़े रहेंगे। यानी इन सब के रिलेटेड हम इस बुक में बात करने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट डज द इमेज ऑफ अ काइट इन योर बुक सिंबलाइज। अब ऊपर की तरफ जो पेज नंबर दिया है वहाँ देखोगे काइट का सिंबल बना है, तो उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर होगा, काइट सोरिंग इन द स्काई मीन्स क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ यू आर टू एक्सप्लोर द अननोन। आसमान में उड़ती हुई पतंग ये बता रही है कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है, चीज़ों को जानने की जो चाहत है, उसको फ्लाइट लेनी चाहिए, यानी वो हाई लेवल पे होनी चाहिए। अगर हमको अननोन को, जो चीज़ हमको नहीं पता, उसको एक्सप्लोर करना है, तो मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचो। अपनी सोच को जितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हो उतना ले जाओ। जैसे पतंग हवा में उड़ती है, वैसे आपकी जो क्यूरियोसिटी है, चीज़ों को जानने की चाहत है, वो भी टॉप लेवल पे होनी चाहिए। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द टू सिंबल्स द रूट एंड द काइट मीन्स। अभी दोनों सिंबल अगर मिला लें तो उससे ओवरऑल क्या मतलब निकलेगा। तो इसका आंसर होगा, इट इज एन इन्विटेशन टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस व्हाइल अलाउइंग आवर आइडियाज टू सोर टुवर्ड्स न्यू हॉरिजॉन्स। अब दोनों सिंबल को मिलाकर अगर हम देखें
तो बेसिकली हमको इस बुक के थ्रू इन्विटेशन दिया जा रहा है कि रियल ऑब्जर्वेशंस में हमको ग्राउंडेड रहना है, यानी जो चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं उसको बहुत फोकस होकर स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को देखना है। ऐसा नहीं कि ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल हवा मोड़ने लगे कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बस एक नज़र में देख लिया। जो जो चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं, जैसे जैसे जो चीज़ हो रही है उसको वैसे ही रिकॉर्ड करना है। वही जो आइडियाज़ हैं उसको ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नई ऊंचाई तक पहुंचते रहना चाहिए। एक टाइम था लोग चांद पे जाने को सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा होगा कि इंसान चांद पर पहुंच जाएगा। कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जिससे हम चांद पे जा सकें, लेकिन वो चीज़ हकीकत हुई। कैसे? किसी ने सोचा होगा, किसी को ये आइडिया आया होगा, वहाँ तक सोचा होगा। हो सकता है अपने आइडिया जब शेयर किया हो लोगों ने मजाक उड़ाया हो कि अरे चांद पे कहाँ पहुँचोगे, कौन सी बस जाती है, कौन सी ट्रेन जाती है। लेकिन ये सोच ही हमको नई चीज़ें करने पर मोटिवेट करती है। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। यानी बेसिकली आगे के चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर क्या बात की गई उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक आइडिया होना चाहिए, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनना तो नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है। मेन चैप्टर में जब पढ़ोगे, डिटेल में समझोगे तो वहाँ से क्वेश्चन बने तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला पॉइंट इस चैप्टर के अंदर आपको ये मिलेगा कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की जा रही है। बहुत छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में बात की जा रही है जो डायरेक्ट हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। तो ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है ना, वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, इनसे हम दवा बनाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत छोटे वाले, जो हार्मफुल होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह कॉज करते हैं। तो इनके बारे में आप सेकंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है तो आप देख सकते हो। फिर आपको ये भी पढ़ना है कि किस तरीके से न्यूट्रिशियस फूड, यानी ऐसे फूड जिसके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिएंट हो, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें कैसे हमको हेल्दी रखने में मदद करती है और कैसे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। फिर आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट का, जो हमको गर्म रखता है। वहीं करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमारी मदद करता है मोटर को चलाने में, मशीन को फंक्शन करने में। तो चैप्टर 4 की वीडियो मैंने अपलोड की है, वहाँ पर प्रैक्टिकली करके चीज़ों को दिखाया है। फिर फोर्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स। फिर आगे के चैप्टर में आप फोर्स के बारे में पढ़ोगे, प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, तो देखोगे फोर्स और प्रेशर ये डिसाइड करते हैं एयर कैसे मूव करेगी। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से एयर मूव करती है, इसकी डिटेल आगे के चैप्टर में आएगी। तो अगर ये प्रेशर का डिफरेंस कम होगा तो उसकी वजह से जेंटल ब्रीज होगी, हल्की हवा चलेगी। अगर ये प्रेशर का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई, वो चलेंगी, यहाँ तक कि साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हैं। अब वो मटेरियल्स जो कि सॉलिड हैं उनमें ये जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकते, वहीं गैसेस के अंदर ये जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर 6 पॉइंट है मटेरियल्स अराउंड अस आर क्लासिफाइड इनटू। फिर हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। कुछ मटेरियल है जो कि एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ मिक्सचर्स होते हैं। लाइट रेज के बारे में बात की गई है कि कैसे वो रिफ्लेक्ट करती है फ्लैट या कर्व मिरर से, और बेंड होती है, मुड़ जाती है जब वो लेंस से पास होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जब ये चैप्टर आएंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। वाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर? हाउ कैन यू इन्वेस्टिगेट दिस फिनोमेना लाइक अ साइंटिस्ट वुड? देखो, आपको इसका आंसर नहीं देना है कि पूरी का एक साइड पतला क्यों होता है दूसरे के कंपैरिजन में, बल्कि ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढोगे कैसे। यानी चैप्टर के नेम में इन्वेस्टिगेशन वर्ड आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि साइंस में जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ होता क्या है। अब ये इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली हमको इस क्वेश्चन के आंसर में ये बताना है। कि जैसे मान लो आपको अगर ये पता लगाना है कि पूड़ी का एक साइड पतला क्यों होता है दूसरे के कंपैरिजन में, तो आप कैसे पता लगाओगे, खुद से कैसे ट्राई करोगे, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, ये आंसर में आपको देना है। लेकिन फिर भी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पूड़ी का एक साइड पतला क्यों होता है। तो ये हमारी पूड़ी है, आप देख सकते हो ये इस तरह से। ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये हार्ड है, ये ऊपर वाला है ये जो है वो फूलता है। इसको यहाँ से मैं ब्रेक करता हूँ, ये देख सकते हो पतली सी लेयर बनी है और अंदर ऐसी एक मोटी लेयर है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा यही जो है वो फूलता है। तो क्वेश्चन ये है कि पूड़ी का एक साइड क्यों लिफ्ट हो जाता है, फूल जाता है, जबकि दूसरा नहीं होता। तो इसके रीज़न में पहला पॉइंट है रोलिंग प्रेशर। जब पूड़ी को बेला जाता है तो एक साइड हमने बेला, फिर पलट के दूसरे साइड बेलते हैं, तो दोनों साइड जो प्रेशर लगाया हमने बेलने के लिए वो इक्वल नहीं होता। मतलब चाहे जितना ट्राई कर लो थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस ज़रूर रह जाएगा। उसकी वजह से होगा क्या, जैसे मान लो ये हमारी पूड़ी है, ये बेल के हमने रेडी किया है।
अगर साइड से देखो वैसे पतली सी होती है, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ी थिकनेस ज़्यादा ली है। तो बेसिकली जब पूड़ी को बेला जाता है तो पहले एक साइड रख के बेले, फिर पलट के पीछे साइड इसको बेलते हैं, तो उसकी वजह से इसकी जो थिकनेस है वो अनइवन होती है, बराबर नहीं होती। मतलब जिस साइड आपने ज़्यादा प्रेशर लगा के बेला होगा वो हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये बिल्कुल फ्लैट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। इधर साइड से देख रहे हैं तो जो इसका साइज़ है वही उल्टे साइड भी साइज़ है, लेकिन पूड़ी के अंदर ऐसा होता नहीं है। जब हम बेलते हैं तो उसकी थिकनेस मतलब जिधर साइड आपने रोलर ज़्यादा चलाया होगा वो हिस्सा थोड़ा फैल जाएगा, जैसे बाहर की तरफ थोड़ा निकल आया, और नीचे की तरफ कम प्रेशर होगा तो ये इसका साइज़ कम होगा। तो ऊपर की लेयर अगर ज़्यादा फैल गई है, उस फैलने की वजह से होगा ये कि जब हम तेल में डालेंगे तो वो खिंच जाएगी और वही फूल जाती है। और ये प्रेशर का डिफरेंस चाहे जितना आप कोशिश कर लो आके ही रहेगा। कोई साइंस के लैब में बैठ के पूड़ी नहीं बेलता, और वहाँ भी बेलोगे तो भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ ही जाएगा। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से कि एक साइड कम प्रेशर लगा है और एक साइड, तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से कि एक साइड कम प्रेशर है दूसरे साइड ज़्यादा प्रेशर है, तो जिस साइड प्रेशर ज़्यादा लगा होगा वो हिस्सा फैल गया होगा, स्ट्रेच हो जाएगा और तेल में डालने में वो फूल जाएगा। अब दूसरे रीज़न की अगर हम बात कर लें तो पूड़ी का जब आटा गूंदा जाता है तो उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है उस हिस्से में। वही दूसरा पार्ट ऐसा होता है जो उतना सॉफ्ट नहीं होता। अब जब उसको आप बेलोगे तो उस पूड़ी के अंदर एक हिस्सा वो होगा जो कि सॉफ्ट होगा, तो जब तेल के अंदर उसको हम डालेंगे तो ये सॉफ्ट वाला जो हिस्सा है ये स्ट्रेच कर जाता है, फैल जाता है, और फैल के ये फूल जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, तो ये दो रीज़न काफ़ी है जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। हाँ, तो बेसिकली हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखोगे वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस फिनोमेना बाई फॉलोइंग दीज स्टेप्स। क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन। पहले हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, यानी कोई क्वेश्चन होगा तभी ना उसका आंसर ढूंढोगे। वो क्वेश्चन क्या होगा? जैसे व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट में चेंज द वे अ पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड। क्वेश्चन हम ये पूछेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करेंगी कि पूड़ी फूल क्यों जाती है। यानी उन चीज़ों में अगर हम चेंज ले आएँ तो पूड़ी की फूलने में क्या कोई चेंज आएगा? यानी पूड़ी बनाने के पूरे प्रोसेस में जो जो हमने काम किया, जो जो मटेरियल इन्वॉल्व हुआ, उन सब को हम टेस्ट करेंगे कि हमने ये काम किया तो अगर इसको चेंज करें तो देखें क्या फूल ली है कि नहीं। मटेरियल बदल के देखें तो वहाँ से ये पता चल जाएगा कि किस मटेरियल की वजह से फूल ली है। मान लो कोई मटेरियल आपने पूड़ी में जो डलता है वो नहीं डाला और पूड़ी नहीं फूली, तो वहाँ से आप क्या कह सकते हो कि भाई इस मटेरियल की वजह से पूड़ी फूल रही थी, ये मटेरियल हमने डाला नहीं तो फूली नहीं। तो ये किया जाता है। तो पहला काम क्या है कि साइंटिफिक क्वेश्चन पूछना। साइंटिफिक क्वेश्चन क्या कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कराएं तो पूड़ी के फूलने में चेंज हमको देखने को मिलेगा। फूलेगी, नहीं फूलेगी, कम फूलेगी, ज़्यादा फूलेगी, कुछ इफेक्ट होगा तो वो हमको पता चलेगा। अब क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर भी देना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट में टू आंसर दिस वी हैव टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। आंसर देने के लिए हमको कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। थर्ड वाला इन दिस केस, अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट में क्या करें हम। वी कैन चेंज द थिकनेस एंड साइज ऑफ द रोल्ड डो। पूड़ी की जो लोई है उसको जब हम बेलें तो उसकी थिकनेस अलग अलग रख सकते हैं। जैसे देखो ये जो पूड़ी है वो काफ़ी पतली बेली गई है और ये वाली पूड़ी काफ़ी मोटी है। अब इन दोनों को फ्राई करो तो मान लो ये वाली पूड़ी फूल गई, ये वाली फूली नहीं, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा थिकनेस का लेना देना है फूलने से। अगर पूड़ी को मोटा बेलना है तो फूल नहीं रही है, पतला बेलना है तो फूल जा रही है। तो थिकनेस चेंज करके आप पता लगा सकते हो कि क्या थिकनेस का कोई रोल है पूड़ी के फूलने में। साइज़ को चेंज कर सकते हो, छोटी पूड़ी बनाओ, बड़ी पूड़ी बनाओ, देखो कौन सी फूल ली है कौन सी नहीं फूल ली है, कम फूल ली है कि ज़्यादा फूल ली है, तो उसका इफेक्ट आपको पता चल जाएगा। और क्या कर सकते हो, यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। अलग अलग टाइप का आटा आप यूज़ करो। सिंपल जो गेहूं का आटा है वो ले लो, मैदा ले सकते हो, देखो क्या फ़र्क आता है। फिर वाइल फ्राइंग द पूरी वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल। गर्म तेल में हमको तलना है तो वो तेल कम गर्म है ज़्यादा गर्म है, उसको चेंज करके देख लो। यानी एक बार पूड़ी को ऐसे तेल में डालो जो ज़्यादा गर्म ना हो, देखो क्या पूड़ी फूलती है कि नहीं। और एक बार बिल्कुल खोलते हुए गर्म तेल के अंदर डालो, देखो क्या डिफरेंस आता है। वी कैन ड्रॉप द रोल्ड डो इनटू ऑयल इन डिफरेंट वेज। जो बेला हुआ डो है उसको अलग अलग तरीके से हम ड्रॉप कर सकते हैं तेल में। ड्रॉप इट वर्टिकली, स्लाइड इट एट एन एंगल, स्लाइड इट स्लोली। यानी जैसे ही कढ़ाई है उसमें पूड़ी को बिल्कुल सीधा डाल दें, वर्टिकली ड्रॉप कर दें, या किसी एंगल से। पूड़ी कैसे डाली है, ऐसे साइड से सरकाया जाता है, ऐसे हल्का डाल देते हैं, सरकते हुए से पहुंच जाती है, तो ऐसे किया जाता है। अगर वर्टिकली ऐसे डाल दें तो क्या होगा, या धीरे धीरे उसको डालें तो क्या होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम वाइल कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। देखो जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि एक एक करके चीज़ों को चेंज करते हैं।
बाकी सारी कंडीशन वैसे ही रखेंगे, बस एक एक चीज़ें चेंज करेंगे ताकि हमको उस चेंज करने का इफेक्ट पता चले। जैसे मान लो आपने पूड़ी पतली बनाई, छोटी बनाई, और दूसरे केस में आपने मोटी बनाई, बड़ी बनाई। अब दोनों को तेल में डाल रहे हो, और मान लो जो मोटी वाली पूड़ी थी, जो बड़े साइज़ की आपने बनाई थी, वो नहीं फूली, तो उसका रीज़न आप क्या दोगे कि मोटे होने की वजह से नहीं फूली या बड़ी होने की वजह से नहीं फूली? क्योंकि दोनों चीज़ें आपने चेंज कर दी ना। तो ऐसा नहीं करना होता, बेहतर यही है कि एक एक चीज़ें चेंज करो, तो उस चेंज का क्या इफेक्ट आएगा ये आपको पता चल पाएगा। 10 चीज़ चेंज कर दोगे तो जो इफेक्ट आपको मिलेगा समझ ही नहीं पाओगे किसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर 5th पॉइंट है कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो या सेंस कर रहे हो, फील कर रहे हो एक्सपेरिमेंट करते टाइम, उसको नोट भी करते रहो। वरना कुछ चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, सोचोगे आप चलो बाद में नोट कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, भूल गए, तो उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस इस चैप्टर के अंदर काम की इतनी ही चीज़ें हैं, इतना प्रिपेयर कर लोगे तो मोर देन इनफ है। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे। देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स लिखा मिल जाएगा, उसके आगे लिंक होगा, उसको क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा, बेसिकली मेरी वेबसाइट ओपन होगी। तो इस वेबसाइट के पेज पे क्लास 8 के जो भी स्टडी मटेरियल हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे साइंस के नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गए, मैथ्स का नोट्स हो गया, उसके सोल्यूशन हो गए, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो भी स्टडी मटेरियल होंगे वो उस पेज पे मैं ऐड करता चला जाऊंगा। वहाँ से चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। अब क्लास 8 की और भी वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू।